हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे जो हमने पहली वीडियो लाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है, कैसे आए, बैकग्राउंड क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। देन आज हम इम्पैक्ट करेंगे। इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 जिसमें हमारी एलपीजी पॉलिसी आती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो चलो डिस्कस करते हैं कि द इम्पैक्ट जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का वो तीन मेजर कंपोनेंट्स में था, जैसे हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लिबरलाइजेशन को। द टर्म लिबरलाइजेशन इन दिस context implies economic liberalization. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन होता है क्या? अगर सिंपल हम लिबरलाइजेशन के मीनिंग देखें तो लिबरल होता है फ्री, किसी को फ्री छोड़ देना। द एसेंस of this policy is that greater freedom is to given to the entrepreneur. अब ये entrepreneur कौन होते हैं? entrepreneur of an industry. entrepreneur वो लोग होते हैं जो नया बिजनेस क्रिएट करते हैं। जो क्या करते हैं? नया बिजनेस क्रिएट करते हैं। कौन होते हैं ये लोग? जो क्या करते हैं? नया बिजनेस क्रिएट करते हैं। या हम इनको सिंपल क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर्स को क्या कहेंगे? हम इनको इनोवेटर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इनोवेटर। तो अब लिबरलाइजेशन का क्या ये था कि इस पॉलिसी के हिसाब से ज़्यादा फ्रीडम दी गई किसको? एंटरप्रेन्योर्स को, जो ऑफ एनी इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस, एंड दैट गवर्नमेंटल कंट्रोल ऑन द सेम भी रिड्यूस्ड। कहता है कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी जब आई, इसमें ज़्यादा फ्रीडम किसको दी? इसमें ज़्यादा फ्रीडम दी इंडस्ट्री, ट्रेड, प्राइवेट्स को ज़्यादा फ्रीडम दी कि वो क्या कर सकें, वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, वो बिजनेस सेटअप कर सकें। कहाँ? मार्केट में। फिर क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड ओपन अप वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। कहता है कि लिबरलाइजेशन से क्या हुआ? जब लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस करी, जो रिस्ट्रिक्शंस थी इकॉनमी में, रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस थी, एमआरपी की, लाइसेंसेस सिस्टम था, कोटाज, टैरिफ्स लगते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे, वो रिस्ट्रिक्शंस थी। उनको क्या कर दिया? उनको रिड्यूस कर दिया वेरियस सेक्टर्स में। हियर आर्टिफिशियल गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस विच हिंडर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस वर रिमूव्ड। कहते जो आर्टिफिशियल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस थी वो जो क्या करती, जो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ को हिंडर कर देती, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कैसे? ये था गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किसकी वजह से था? वो रुका था हमारी टैरिफ की वजह से, एंड कोटाज की वजह से। जो टैरिफ एंड कोटाज लगते थे किस पे? गुड्स पे। जब हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते थे, तो टैरिफ एंड कोटाज लगते थे। तो ये कोटाज क्या होते हैं? हम कहते हैं कोटाज जो है ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है। जो किस पे लगती है? कोटाज और टैरिफ जो है ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हैं, जो हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगती है। किस पे? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे। तो बाकी टैरिफ जो है, टैरिफ भी टैक्स है, ये गुड्स पे इम्पोज होता है, मतलब गुड्स पे लगाया जाता है जब हम कोई गुड जो है इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। देन आता है कि द लिबरलाइजेशन इंटेंडेड टू लिबरलाइज कॉमर्स एंड बिजनेस एंड ट्रेड फ्रॉम क्लचेज ऑफ कंट्रोल एंड ऑब्स्टैकल्स। कहता है कि लिबरलाइजेशन जो था उसका क्या था कि उसने लिबरलाइज कर दिया, बिल्कुल फ्री कर दिया कॉमर्स एंड बिजनेस को, किसी का इंटरफेयर नहीं रखा ये। तो
क्यों? क्योंकि कंट्रोल एंड किस पहले तो ट्रेड जो है था वो या बिजनेस वो किसके कंट्रोल है? गवर्नमेंटल कंट्रोल के अंडर था। रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी थी, कोई आसानी से बिजनेस नहीं कर सकता था। देन जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई, तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो फ्रीली अपने डिसीजन ले सकता था। अब की फीचर्स क्या थे लिबरलाइजेशन के? की फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, कैपिटल मार्केट जो है ओपन करी फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अब कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट है हमारी वो मार्केट जहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या होती है, जब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो हैं सेल या बाय की जाती हैं। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होगी हमारी बॉन्ड्स। फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट वो होती है जहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का क्या होता है? ट्रेड होता है, सेल या बाय की जाती हैं। तो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हो गई हमारी बॉन्ड्स, स्टॉक्स एक्स्ट्रा, ये हो गई हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी, अपॉर्चुनिटी टू परचेज फॉरेन एक्सचेंज एट मार्केट प्राइसेस। क्या था कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको सिंप्लीफाई कर दिया और एक अपॉर्चुनिटी दी किसके? एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो परचेज करे फॉरेन एक्सचेंज एट मार्केट प्राइस। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज हमारा एक्सचेंज सिस्टम है। जैसे हमारा आज फॉरेन एक्सचेंज जो है डॉलर के साथ क्या है? फॉरेन एक्सचेंज डॉलर के साथ हमारा 72.59 रुपी किससे? एज पर $1। $1 72.59 रुपी के बराबर है। ये हमारा एक्सचेंज रेट है। देन उसके बाद वाइड एंड लिबर्टी रिलैम ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड ये कर दिया। हाँ, राइट टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन रिगार्डिंग द मार्केट, बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कंप्लीशन। कहते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगे। अब पहले गवर्नमेंट की परमिशन के बिना या उसके बिना कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता था। कोई एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेस, कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। लेकिन अब जब लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगे कौन? एंटरप्रेन्योर्स। अब क्या है कि लिबरलाइजेशन रेफर्स टू एंड, किसका एंड? लाइसेंस, कोटा। जो मैंने बोला कोटा क्या होता है? कोटा टैक्स होता है जो किस पे लगाया जाता है? वैल्यू ऑफ गुड्स पे। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो हम गुड्स करते हैं उन पे लगाया जाता है। ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है। एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल, ये इनका खात्मा कर दिया जब लिबरलाइजेशन आई। विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। कहता है जो इंडस्ट्रीज़ पे लगाई जाती थी एक रिस्ट्रिक्शंस, कब? 1991 से पहले। इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग वे। अब किन किन वेज में इंडियन कंपनीज को लिबरलाइजेशन मिली वो हम नीचे डिस्कस करते हैं। जैसे एबोल्यूशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू। कहते हैं कि लाइसेंस सिस्टम जो ख़त्म कर दिया। कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जिनका लाइसेंस सिस्टम ख़त्म नहीं किया। नो रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। कहता है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को अगर एक्सपेंड करना है तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, प्राइसेस जो हैं फिक्स जो है वो ऐसे कर सकते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है किस पे? फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस पे। लिबरलाइजेशन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ईजी एंड सिंप्लीफाई द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। अब फॉरेन कैपिटल कैसे इंटरेक्ट हुआ? FDIs वगैरह MNCs आएंगी इंडिया में तो वो इन्वेस्ट करेंगी, उनको भी अट्रैक्ट करा लिबरलाइजेशन ने। जैसे फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को हम फ्रीली मूव कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पहले हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे टैरिफ एंड कोटाज एक्स्ट्रा ये सारे ज़्यादा लगते थे। देन अब अगर वो कम हो गए तो हम फ्रीली
गुड सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कहता है कि फ्रीडम, वहाँ भी फ्रीडम मिली कि हम प्राइस, गुड्स की प्राइसेस जो हैं खुद ही क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है उस पर भी। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन के पॉइंट, जो हम लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा इकॉनमी में। देन अब हम आते हैं किस पे, प्राइवेटाइजेशन पे। अब प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन हैज़ टू बी viewed in two ways. In narrow sense, it implies the induction of private ownership in a public sector undertaking. कहता है कि अगर हम नॉरो सेंस में देखें प्राइवेटाइजेशन थी क्या, ये थी इम्प्लाइज इंडक्शन ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप। कहता है कि प्राइवेट ऑनरशिप जो है किस में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, ये वो इंडस्ट्रीज़ या ये वो इंटरप्राइजेज होते हैं जो स्टेट के अंडर होते हैं। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो स्टेट के अंडर होती हैं, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देन दूसरा आता है हमारे पास, इन ब्रॉडर सेंस इट एम्प्लाइज द एनलार्जमेंट ऑफ स्कोप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स इन ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी। कहता है कि स्कोप प्राइवेट सेक्टर्स को क्या किया, इनलार्ज किया जाए, किसके लिए, कि क्या क्यों ज़रूरत थी प्राइवेट सेक्टर्स, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो जब प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकॉनमी में क्या होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से हर सेक्टर को फ़ायदा होगा। जब हर सेक्टर को फ़ायदा होगा देन इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर जाएगी। इसलिए जो है अब क्या, प्राइवेटाइजेशन कर, प्राइवेट किया किसको, PSUs को प्राइवेट कर किया। फिर कुछ इनलॉर्ज किया स्कोप किसका, प्राइवेट सेक्टर्स का, कि वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें कहाँ, इकॉनमी में। प्राइवेटाइजेशन इज ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन यही था कि जो पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया किसको, प्राइवेट सेक्टर को। इट मीन्स अ डिक्लाइन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एज देयर इज अ शिफ्ट इन द प्रॉपर्टी राइट्स फ्रॉम स्टेट टू प्राइवेट ऑनरशिप। कहते हैं कि जब ये इसका मतलब क्या है कि जो रोल था किसका, पब्लिक सेक्टर्स का, उसको क्या किया, ख़त्म कर दिया जाए। देन और प्रॉपर्टी राइट्स को शिफ्ट किया जाए स्टेट से प्राइवेट ऑनरशिप। अब ये प्रॉपर्टी राइट सिस्टम है क्या, प्रॉपर्टी राइट के अंदर हमारा क्या आता है, प्रॉपर्टी राइट के हमारे कुछ आते हैं, जैसे राइट टू यूज़ गुड, राइट टू यूज़ गुड्स। देन और आता है हमारा इसके अंदर क्या, अर्न इनकम फ्रॉम गुड्स, ये भी हमारे किसके अंडर आता है, प्रॉपर्टी राइट के अंडर आता है। देन क्या देखेंगे हम कि द पब्लिक सेक्टर हैड बीन एक्सपीरियंसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स since planning, such as low efficiency, profitability, mounting losses, excessive political interference, lack of autonomy, labor problems, and delay in completion of project. कहता है कि जब से प्लानिंग स्टार्ट हुई थी देन हमारे जो ये पब्लिक सेक्टर थे ये प्रॉब्लम ही फेस कर रहा था। Hence to remedy this situation with introduction of national industrial policy, कहता है कि इस सिचुएशन की रेमेडीज़ के लिए क्या हुई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 की। प्राइवेटाइजेशन वाज आल्सो इनिशिएटेड इनटू इंडियन इकॉनमी। कहते हैं प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्या करी, इनिशिएट कर दी किसमें, इंडियन इकॉनमी में। अब मेन एस्पेक्ट क्या थे प्राइवेटाइजेशन के, वो हम नीचे डिस्कस करते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स थे प्राइवेटाइजेशन के। अच्छा, ऑटोनॉमी दी किसको, पब्लिक सेक्टर को, कैसे। अच्छा, ग्रेटर ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड टू मेन पब्लिक सेक्टर
अंडरटेकिंग्स रेफर टू एज, जैसे नवरत्नाज, ये जो 9 इंडस्ट्रीज थी उनको ऑटोनॉमी दे दी टू टेक देयर ऑन डिसीजन। कहता है कि अपना डिसीजन वो खुद ले लें। जैसे हमारी ONGC थी, ONGC मतलब ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। HPCL हो गया हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL क्या हो गया, एक मिनट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हो गया हमारा कौन सा, HPCL। फिर अब VSNL हो गया हमारा विदेश संचार निगम लिमिटेड। देन आ गया हमारा बहला क्या आ गया हमारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बहला गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इन और कुछ और भी इंडस्ट्रीज थी जिनको क्या कर दिया, जिनको फ्री ऑटोनॉमी दे दी कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। और डी रिजर्वेशन कर दी, रिजर्वेशन जो है कम कर दी पब्लिक सेक्टर्स की। जैसे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस्ड इन फेज्ड मैनर फ्रॉम 17 to 8। पहले 17 इंडस्ट्री जो थी रिजर्व थी, लेकिन अब उनको क्या कर दिया, उनकी रिजर्वेशन कम कर दी, 17 से 8 लाई। देन ओनली 3 इंक्लूडिंग रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, स्पेसिफाइड मिनरल्स वगैरह, ये जो है ये क्या रखी, ये रखी रिजर्वेशन में, बाकी को अनरिजर्व कर दिया गया। कब, जब क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हुई। उसके बाद आता है हमारा, अच्छा, दिस हैज़ ओपन मोर एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। कहते हैं जब ऐसा हुआ तो काफ़ी एरिया जो है या काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई किन को, प्राइवेट सेक्टर्स को, कि वो क्या करें, वो इन्वेस्ट करें आके, एंड इंक्रीज कंपटीशन फॉर द पब्लिक सेक्टर फोर्सिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। कहते हैं पब्लिक सेक्टर्स के लिए ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा दी। और कंपटीशन कैसे बढ़ा, जब MNCs आई, मल्टीनेशनल कंपनीज आई, तो अब कंपटीशन तो बढ़ना ही था, किसके, डोमेस्टिक कंपनीज़ के साथ, या डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी उनके साथ जो है MNCs का कंपटीशन शुरू हो गया। क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन हुई, लिबरलाइजेशन हुई, देन कंपनीज, बाहर वाली कंपनीज आई, तो देन कंपटीशन तो ऑब्वियस था। उसके बाद हम कहें कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ आई, जैसे टिल 1999 2000 disinvestment was done basically through sale of minority shares, but since the government has undertaken strategic sale of its equity to private sector handling over complete management control, such as in case of VSNL, Balco etc. जैसे डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है ये रिड्यूस करते हैं जब हम डिसइन्वेस्टमेंट जो होती है, जो सेल ऑफ होता है सर्टन एसेट्स, जो एसेट्स को बेचती है गवर्नमेंट, उसको हम क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। इसके में मतलब क्यों बेचती हैं एसेट्स को, या लिक्विडेशन होती है, इसलिए कि रिड्यूस करने के लिए, कौन सा, जो फिस्कल बर्डन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, किसको, फिस्कल बर्डन को रिड्यूस करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट करती है कौन, गवर्नमेंट, ताकि वो उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं। ये डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से होता है। कि डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम फिजिकल बर्डन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये कौन करता है, ये गवर्नमेंट करती है। अब है जॉइंट वेंचर। क्या होता है जॉइंट वेंचर, इम्प्लाइज पार्शल इंडक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। कहता है कि प्राइवेट ओनरशिप जो है इंडक्शन, पार्शल इंडक्शन की, उसमें क्या, जैसे क्या 25% पहले थी, अब 50 कर दी। इवन मोर इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरप्राइज एंड स्टेट पॉलिसी इज इन दिस रिकॉर्ड। कहता है कि 25 से 50% कर दी प्राइवेट ओनरशिप, ज़्यादा भी कर दी, लेकिन किसके, इस पे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पे। देन बेसिक जो एम था किसका,
transfer of ownership is that it will enable the joint venture to improve productivity, assets, convert them into profitable concerns. ये थी हमारी जॉइंट वेंचर किसमें, प्राइवेटाइजेशन में. देन अब आती है हमारी क्या, ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या, अगर हम सिंपल ग्लोबलाइजेशन के ये देखें तो वो होता है कि इंटीग्रेटिंग एन इकॉनमी विद वर्ल्ड इकॉनमी. एक कंट्री की इकॉनमी को इंटीग्रेट करना किसके साथ, वर्ल्ड इकॉनमी के साथ. जैसे ग्लोबलाइजेशन एसेंशली मींस इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकॉनमी, एक कंट्री की इकॉनमी को किसके साथ, वर्ल्ड इकॉनमी. और कैसे इंटीग्रेट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की वजह से. जैसे हमने नीचे दिया हुआ, इंप्लाइज ए फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड इवन पीपल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड सोसाइटीज़. ये है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं एक कंट्री की इकॉनमी को किसके साथ, वर्ल्ड इकॉनमी के साथ. बाय दीज किस किस तरह हम इंटीग्रेट करते हैं. जैसे हम कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे, गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे. हमारे लेबर जो हैं, अच्छा, पीपल कैसे जाएंगे अक्रॉस, हमारी लेबर जो है एज ए फैक्टर जाएंगे एक कंट्री से. लेबर सरप्लस कंट्री जो है एक्सपोर्ट करेगी लेबर दूसरी कंट्री को. इससे ये होता है किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से. देन अब ग्लोबलाइजेशन का क्या ये कि इंक्रीज कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स की कनेक्टिविटी भी बढ़ जाती है. किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की, इन द फॉर्म ऑफ जैसे ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, कल्चरल एक्सचेंज होंगे. ये सब किसकी वजह से है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से. टू ओपन द डोमेस्टिक मार्केट फॉर इनफ्लो ऑफ फॉरेन गुड्स का इनफ्लो कैसे आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से. इंडिया रिड्यूस्ड कस्टम ड्यूटीज़. अब कस्टम ड्यूटीज़ इंडिया ने रिड्यूस करी. ये कस्टम ड्यूटीज़ क्या है, ये भी एक कस्टम ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं ये भी एक टाइप का टैक्स है. ये टैक्स जो है इम्पोज होता है किस पे, गुड्स पे. और कौन लगाता है, ये लगाता है गवर्नमेंट. कस्टम ड्यूटी जो है टैक्स है, ये गवर्नमेंट इम्पोज करती है. देन कस्टम ड्यूटीज टू इनकरेज ट्रेड वॉल्यूम टू राइज इन कीपिंग विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब WTO क्या है, WTO क्या है, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. WTO क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. और WTO जो है वो 1 अप्रैल 1995 को एस्टेब्लिश हुआ है, 1 अप्रैल 1995. और किसको रिप्लेस किया इसको रिप्लेस किया किसको, इसने रिप्लेस किया है गैट को, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. ये किया इसने, इसको गैट को रिप्लेस किया किसने, WTO ने. देन उसके बाद क्या है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ग्रेड. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. ये भी WTO के अंडर आया था. कैसे, हम बताते हैं आपको कि ये फेरा करता क्या है, इस काम क्या है इसका, फेरा का, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा. ये लिबरलाइज इन 1993 में ये लिबरलाइज हुआ था. लेकिन ये इस्टेब्लिश कब किया था इसको, फेरा को, ये किया था 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ था फेरा को. और इसका काम क्या है, इसका काम है रेगुलेटिंग पेमेंट्स को रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज. फेरा का काम क्या है, इसका है कि पेमेंट्स को रेगुलेट करना एंड फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना. वाज पास्ड टू एनेबल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. फेरा जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ 1974 में. देन इसको क्या किया, इन 1993 में लिबरलाइज कर दिया इसको. और इसका काम क्या था कि ये इसका काम था रेगुलेटरी पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज. उसके बाद आता है कि इंडिया ने मैनी एग्रीमेंट्स साइन किए थे किसके साथ, WTO के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ. अब कौन कौन से एग्रीमेंट्स थे वो देखते हैं ज़रा, कौन कौन से
एग्रीमेंट्स थे। वो थे अफर्मिंग इट्स कमिटमेंट टू लिबरलाइज ट्रेड, जैसे सच एज ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है हमारा? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड AOA एग्रीमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो हम कहेंगे कि ट्रिम्स एंड एग्रीमेंट एंड एग्रीकल्चर क्या है। जैसे ट्रिप्स क्या है, ये आया था किसके अंडर? WTO के अंडर। किसके अंडर आया था? WTO के अंडर आया था। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं किसकी? WTO की, वो क्या करेंगी? उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? ट्रिप्स। किस फील्ड में? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन सिर्फ उन कंट्रीज़ को जो मेंबर कंट्रीज़ हैं किसकी? WTO की मेंबर कंट्रीज़ हैं। देन ट्रिम्स आ गया हमारा। ट्रिम्स जो है वो क्या करता है? इसका अलग फंक्शन है। जैसे ट्रिप्स का है, ट्रिम्स का क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसका क्या है कि ये इंटरनेशनल फर्म्स को क्या करता है? एनेबल करता है कि वो ऑपरेट करें विद इन फॉरेन मार्केट के। इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं उनकी मदद करता है कहाँ ऑपरेट करने में? कि वो ऑपरेट करें किस में? फॉरेन मार्केट्स में। ये काम था किसका? ट्रिम्स का। लेकिन ट्रिप्स का काम जो था वो क्या? उसी प्रोटेक्शन देना है। ट्रिप्स जो है प्रोटेक्शन देती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, एंड देन ट्रिम्स जो है वो क्या करता है? वो हेल्प करता है इंटरनेशनल फर्म्स की टू ऑपरेट इन फॉरेन मार्केट्स में ऑपरेट करें। देन हमारा आता है AOU एग्रीमेंट एंड एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट एंड एग्रीकल्चर जो था हमारा वो एक ट्रीटी हुई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। AOA जो है, ये एग्रीमेंट एंड एग्रीकल्चर जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो किस इंटरनेशनल ट्रीटी है जो किसके साथ हुई थी? WTO के साथ। WTO के साथ हुई थी ट्रीटी ये, इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, जो किसके साथ हुई थी? WTO के साथ ड्यूरिंग यूरोगोरो राउंड। यूरोगोरो राउंड जो हुआ था जिसमें हमारा WTO ये गैट के अंडर हुआ था यूरोगोरो राउंड। उस टाइम जो है ये एग्रीमेंट एंड एग्रीकल्चर हुआ था WTO के साथ। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG पॉलिसी के इम्पैक्ट्स इकॉनमी पे। देन हम इफ़ेक्ट पढ़ेंगे इसके। अब लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के इफ़ेक्ट्स क्या थे? कंपटीशन इंक्रीज बढ़ा दिया, क्योंकि पहले जो है डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ डोमेस्टिक जो एंटरप्रेन्योर्स थे। देन अब क्या हो गया? अब MNCs आ गए, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, तो देन कंपटीशन बढ़ गया, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स बन गए। पहले क्या था? पहले लिमिटेड प्रोडक्शन थी, लेकिन अब क्या है? प्रोडक्शन जो सरप्लस में हो गई। अब ज़्यादा डिमांड, प्रोडक्शन सरप्लस में है तो अब डिमांड भी ज़्यादा होनी चाहिए, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स होने चाहिए। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, क्योंकि हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने लगे टेक्नोलॉजी को, फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने लगे। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज क्या था कि पहले जो था वो स्किल लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बट अब क्या है कि अब स्किल लेबर्स की ज़रूरत पड़ने लगी आफ्टर LPG पॉलिसी के बाद। लॉस बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर क्या है कि पहले जो थे सिर्फ बजट पे ही निर्भर थे सारे। अब क्या? अब मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, तो बजट के इसमें भी उसको ये कर दिया, क्योंकि बजट पे निर्भर नहीं रहे अब कौन? स्टेट गवर्नमेंट या PSUs वगैरह अब जो हैं वो बजट पे निर्भर नहीं रहे। देन ये थे हमारे इफ़ेक्ट्स। तो जो हमने टू द पॉइंट करने थे, क्योंकि हमें कोई डिटेल तो लिखनी नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हुआ था। देन कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 में। एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्रीज, ऑल अदर वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंपलसरी लाइसेंसेस। कहता है सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज़ को रखा था, एग्जाम्प्ट करा था लाइसेंसेस से, लेकिन बाकियों पे क्या करता? बाकियों पे के लाइसेंसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिया था। मतलब लाइसेंसेस जो थे क्या कर दिए थे? लाइसेंसिंग सिस्टम ही ख़त्म कर दिया था। सिर्फ लाइसेंसिंग सिस्टम 18 इंडस्ट्रीज़ के लिए रखा था। इन 1993 गवर्नमेंट अनाउंस 3 एग्जाम्पशन ऑफ 3 मोर इंडस्ट्रीज। 3 इंडस्ट्रीज़ को और
एग्जाम्प्ट करना था। किससे? जैसे ऑटोमोबाइल, वाइट गुड्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स को एग्जाम्प्ट कर दिया इन 1993 में। देन 1991 में 18 को एक्सेप्ट 18, बाकियों को सब एग्जाम्प्ट कर दिया था लाइसेंसी सिस्टम से। देन 1993 में 3 और को एग्जाम्प्ट कर दिया। इन दिसंबर 1996 इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वर एग्जाम्प्टेड। दिसंबर 1996 में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एग्जाम्प्ट कर दिया। उसके बाद इन 1997 5 मोर इंडस्ट्रीज वर एग्जाम्प्टेड। क्या तक 5 इंडस्ट्रीज और एग्जाम्प्ट कर दी। कब? 1997 में, क्योंकि 1991 से स्टार्ट हुआ एग्जाम्पशन शुरू स्टार्ट हुई। जैसे पहले सब में कर दी 18 इंडस्ट्रीज रखी थी, 1993 में 3 को और एग्जाम्प्ट कर दिया, और 1996 में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाली इंडस्ट्रीज़ को एग्जाम्प्ट कर दिया। 1997 में 5 और इंडस्ट्रीज़ को एग्जाम्प्ट कर दिया। किससे? लाइसेंसिंग सिस्टम से। देन इन द बजट 1998-99 वाले बजट में क्या किया? उसमें कोल एंड पेट्रोलियम वर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम कंपलसरी लाइसेंसिंग। कोल एंड पेट्रोलियम को भी एग्जाम्प्ट कर दिया। किससे? कंपलसरी लाइसेंसिंग से इन 1999। आफ्टर दिस ओनली 6 इंडस्ट्रीज आर अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग। पहले कितनी रही थी? पहले रही थी 18 के बाद 18 इंडस्ट्रीज़ के बाद क्या हुआ? 18 इंडस्ट्री को 3 इंडस्ट्रीज़ को एग्जाम्प्ट कर दिया 1993 में। 1997 में 5 को कर दिया, और 1996 में एक इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को उसको एग्जाम्प्ट कर दिया। इन 1998 एंड 1999 वाले बजट में क्या किया? कोल एंड पेट्रोलियम वाली इंडस्ट्रीज़ को भी एग्जाम्प्ट कर दिया। उसके बाद 6 इंडस्ट्रीज़ रही जिनके लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग सिस्टम रहा। वो कौन कौन सी थी? वो देखें हम, अल्कोहल वाली थी, टबैको, हैजार्डस केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये जो थी ये इंडस्ट्रीज़ रही जिनके लिए क्या था? लाइसेंसिंग सिस्टम जो था क्या रहा? कंपलसरी रहा। जिनके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम जो था क्या? कंपलसरी रहा। फिर क्या हुआ कि FDI अप टू 100% हैज़ बीन अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। क्या था कि FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 100% उसको अलो कर दिया। कहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में। इन Feb 2005 FDI सीलिंग टेलीकॉम सेक्टर इन सर्टन सर्विसेज वर इंक्रीज। कहता है कि FDI जो है, FDI की सीलिंग मतलब FDI ज़्यादा इन्वेस्ट टेलीकॉम सेक्टर में, जैसे पहले 49% ही कर सकती थी, फिर 74% कर दिया। फॉरेन इक्विटी जो है, इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है हमारे शेयर्स वगैरह जो एंटरप्रेन्योर के होते हैं। फॉरेन इक्विटी जो है वो पार्टिसिपेशन अप 100% कर दी हैज़ बीन अलाउड इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड ब्रिजेस। फॉरेन इक्विटी जो है वो उसका फॉरेन इक्विटी का शेयर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो 100% कर दिया। कहाँ? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, इनमें। तो ये था हमारा इम्पैक्ट किसके? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के या LPG पॉलिसी के इम्पैक्ट्स जो थे वो हमने आज